आजकल सब कुछ फास्ट हो गया है। प्यार भी, ब्रेकअप्स भी और नए कनेक्शंस तो बस एक इमोजी से शुरू हो जाते हैं। इंस्टा स्टोरी पे एक हार्ट भेजो, थोड़ी बातें हो जाएं बस, दिमाग कनेक्शन लेबल दे देता है, अच्छा वाइब है। और कभी कभी तो आप खुद से ही पूछते हो, ये दोस्ती है या कुछ और। प्यार और कनेक्शन के बीच वाली लाइन इतनी ब्लर हो गई है ना कि हर इंसान थोड़ा कंफ्यूज है। अब ये सब सिर्फ सोशल मीडिया या कंटेंट का इफेक्ट है शायद, लेकिन जब हर तरफ से इमोशनली कनेक्ट होने के रास्ते खुले हों तो इनसिक्योरिटी भी अंदर क्वाइटली ग्रो करने लगती है। आप किसी रिलेशनशिप में हो, फिर भी दिमाग के कोने में एक डाउट रह जाता है, मुझसे भी हो सकता है, क्या मैं भी किसी और की तरफ खिंच जाऊंगा, क्या मेरी पार्टनर भी इमोशनल ड्रिफ्ट फील कर सकती है। और वहीं से फियर शुरू होता है। फिर रिश्ते निभाना एक कनेक्शन नहीं, एक अलर्ट मोड बन जाता है। और यही फियर आज हम क्लियर करने आए हैं। जी हाँ, अफेयर एक रियलिटी है, पर वो रैंडम नहीं होता। कौन कब और क्यों इमोशनली ड्रिफ्ट करेगा, ये सिर्फ सिचुएशन नहीं, कभी कभी कुंडली भी पहले से बता देती है। आज के वीडियो में हम वही समझेंगे कि आपकी कुंडली में अफेयर का पैटर्न बना है या नहीं, और अगर बना है तो उसे समझा कैसे जाए और संभाला कैसे जाए। सबसे पहले बात करते हैं शुक्र की, यानी वीनस की। जब शुक्र के साथ राहु जुड़ा हो या राहु उस पर दृष्टि दे रहा हो और ये प्लेसमेंट पंचम, सप्तम या 12वें भाव में हो तो व्यक्ति के अंदर एक अलग तरह की क्रेविंग विकसित होती है। ये क्रेविंग सिर्फ प्यार की नहीं होती, इसमें थ्रिल चाहिए होता है, पैशन चाहिए होता है और एक ऐसा रिश्ते का एक्सपीरियंस चाहिए जो थोड़ा ड्रीमी हो और थोड़ा रियलिटी से अलग हो। ऐसे लोग अक्सर नॉर्मल, स्टेबल रिश्तों में जल्दी बोर हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि जो चीज़ एक्साइटिंग नहीं है वो इमोशनल कनेक्शन नहीं हो सकती। इस प्लेसमेंट में अफेयर का योग तब ज़्यादा स्ट्रांग होता है जब शुक्र और राहु डायरेक्टली एक दूसरे से जुड़े हों या एक दूसरे को देख रहे हों। ऐसे योग उन लोगों की कुंडली में कॉमन होते हैं जिनकी ज़िंदगी में एक से ज़्यादा लव स्टोरीज होती हैं। कुछ रिश्ते पब्लिक होते हैं और कुछ सिर्फ दिल और डीएम्स के स्तर पर चलते हैं। यानी ये योग व्यक्ति को इमोशनल तो बनाता है लेकिन इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं देता। वो बार बार नए स्पार्क, नए थ्रिल के पीछे खिंचता चला जाता है। चलिए अब बात करते हैं राहु की। देखिए, राहु का काम ही है कंफ्यूज करना। वो आपको वो चीज़ दिखाता है जो रियल जिंदगी में शायद हो ही ना, पर दिल वहीं अटक जाता है। उसकी एनर्जी कुछ ऐसी होती है जो आपके अंदर एक लूप चला देती है। मैं जिसके साथ हूँ वो सही है, पर उस दूसरे में कुछ अलग है, एक मिस्ट्री है। ये वही व्हाट इफ वाली फीलिंग होती है जिसमें लॉजिक तो होता ही नहीं, बस जज्बात होते हैं। और यहीं से कहानी शुरू हो जाती है। कभी एक डीएम, कभी एक कैजुअल कॉफ़ी प्लान। राहु क्वाइटली कहता है, एक कॉफ़ी ही तो है, उसमें क्या प्रॉब्लम है। लेकिन ये कॉफ़ी कब एक इमोशनल डिस्ट्रैक्शन बन गई पता ही नहीं चलता। जब राहु वीनस के साथ हो या पंचम सप्तम भाव में सक्रिय हो तो व्यक्ति बार बार ऐसे रिश्तों की तरफ खींचता है जहां कुछ अधूरा हो, कुछ सीक्रेट हो। उसे जो मिल रहा है उससे ज़्यादा क्यूरियोसिटी उस चीज़ में होती है जो मिल नहीं रही। इसलिए राहु का अफेयर योग सबसे ट्रिकी होता है, क्योंकि ये रिश्ता से ज़्यादा एक फैंटेसी का चेस होता है। अब बात करते हैं चंद्र की, यानी मून। चंद्र आपके इमोशंस का सेंटर होता है। आप किस चीज़ से हर्ट होते हैं, किस बात से अटैच हो जाते हैं, वो सब यहीं से चलता है। लेकिन जब चंद्र कमज़ोर हो या फिर राहु या शुक्र जैसे ग्रहों के इन्फ्लुएंस में हो तो इंसान का इमोशनल बैलेंस हिलने लगता है। उसे बार बार किसी से जुड़ने की ज़रूरत महसूस होती है, कई बार बिना वजह, बिना रीज़न, बस एक वार्मथ चाहिए होती है। कभी वैलिडेशन के लिए, कभी बस ये फील करने के लिए कि हाँ कोई तो है जो मुझे समझता है, और कभी कभी बस खुद से भागने के लिए भी कोई कनेक्शन चाहिए होता है। ऐसे में अफेयर इंटेंशन से नहीं, एम्प्टीनेस से होता है। चंद्र जब ऐसे दशा में होता है तो व्यक्ति इमोशनल एंटेंगलमेंट में फंस जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि अंदर कुछ अधूरा सा लगता है और वो अधूरापन किसी और के शब्दों, जेस्चर्स या प्रेजेंस से टेम्पररी तौर पर पूरा करना चाहता है। अब बात करते हैं कुंडली के उन घरों की जो अफेयर के पैटर्न्स में साइलेंटली अपना रोल प्ले करते हैं। सोचो,
कुंडली एक इमोशनल बिल्डिंग है, तो कुछ फ्लोर्स ऐसे होते हैं जहां इमोशंस सीधा हार्ट से कनेक्ट होते हैं बिना फिल्टर के। पांचवा भाव, ये भाव होता है लव, अट्रैक्शन और पहली इमोशनल बॉन्डिंग का। यहाँ अगर राहु या वीनस जैसे ग्रह हो जाए तो व्यक्ति के लिए रिश्ते सिर्फ कमिटमेंट का सब्जेक्ट नहीं बनते, वो उनमें एक्साइटमेंट, नएपन और थ्रिल ढूंढने लगता है। ऐसे लोगों की लव लाइफ काफ़ी जल्दी शुरू हो जाती है, स्कूल या कॉलेज टाइम से ही। उन्हें किसी एक रिश्ते में रुकना मुश्किल लगता है क्योंकि उनका मन बार बार नए कनेक्शन की तरफ अट्रैक्ट होता है। हर बार जब किसी नए इंसान से मिलते हैं तो वो नई एनर्जी, नई फीलिंग चाहिए होती है जिससे वो इमोशनली अलाइव महसूस करते हैं। इस प्लेसमेंट में अफेयर का रिस्क तब बढ़ता है जब व्यक्ति इमोशनली बोर हो जाए या रिश्ते में नॉवेल्टी खत्म हो जाए। तब वो किसी नए व्यक्ति के साथ वही एक्साइटमेंट ढूंढने लगता है, चाहे उसका इंटेंशन अफेयर का ना हो, पर इमोशनल स्लिप हो ही जाता है। अब बात करते हैं सप्तम भाव की, यानी 7वें हाउस, जो आपके सीरियस रिलेशनशिप्स का दर्पण होता है। शादी हो, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट हो, सब कुछ इसी हाउस से देखा जाता है। लेकिन अगर इस हाउस में कोई मैलिफिक ग्रह हो, जैसे शनि, राहु, मंगल या 7वें हाउस का लॉर्ड छठे, 8वें या 12वें हाउस में चला जाए तो व्यक्ति अपने रिश्ते में इमोशनल या फिजिकल डिसैटिस्फैक्शन महसूस करने लगता है। ऐसे लोगों के रिश्ते बाहर से परफेक्ट दिखते हैं पर अंदर से एक डिस्कनेक्ट रह जाता है। उन्हें खुद भी समझ नहीं आता, सब कुछ ठीक है फिर भी दिल पूरा क्यों नहीं लग रहा। और जब रिश्ते में ये फीलिंग बार बार आने लगे तो व्यक्ति वो कनेक्शन किसी और जगह ढूंढने लगता है, बिना प्लान किए, बिना चाहते हुए भी। इसीलिए 7वीं हाउस अगर वीक या डिस्टर्ब्ड हो तो अफेयर का योग इमोशनल एम्प्टीनेस से एक्टिवेट हो सकता है, नफरत से नहीं, बस एक मिसिंग फीलिंग से। और अब बात करते हैं 12वें भाव की, यानी 12वें घर। ये एक ऐसा जोन होता है जहां सब कुछ छुपा हुआ होता है, फीलिंग्स भी, डिज़ायर्स भी और कभी कभी रिश्ते भी। जब शुक्र या राहु यहाँ हो तो व्यक्ति के अंदर सीक्रेट क्रेविंग्स या हिडन रिलेशनशिप्स की संभावनाएं बढ़ने लगती हैं। वो ओपनली कुछ नहीं कहता पर अंदर ही अंदर किसी इमोशनल या फिजिकल कनेक्शन की तरफ क्वाइटली अट्रैक्ट हो जाता है। ये वही प्लेसमेंट होती है जहां अफेयर्स दुनिया के सामने नहीं, डीएम्स, इमेजिनेशन या एक फैंटेसी स्पेस में पलते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस अट्रैक्शन, इमोशनल चीटिंग या बस एक विशफुल कनेक्शन सब यहाँ से शुरू हो सकते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि बाहर से तो सब नॉर्मल लगता है लेकिन अंदर ही अंदर इंसान किसी और इमोशनल दुनिया में जी रहा होता है। इसलिए 12वीं हाउस अफेयर के योग में सिर्फ फिजिकल नहीं, इमोशनल एस्केपिज्म का भी सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। तो अब तक हमने देखा कि कुंडली के कौन से भाव अफेयर के योग बनाते हैं, लेकिन एक चीज़ और होती है जो डिसाइड करती है कि ये योग कब एक्टिवेट होंगे, क्योंकि सिर्फ योग होना काफ़ी नहीं होता। जब तक दशा उन ग्रहों की टाइमिंग को एक्टिवेट नहीं करती तब तक वो सब कुछ सिर्फ पॉसिबिलिटी होता है, रियलिटी नहीं। तो चलिए अब बात करते हैं दशा के उस रोल की जहां अफेयर सिर्फ एक सोच नहीं बल्कि एक एक्सपीरियंस बन जाता है। देखिए, कुंडली के अंदर जो अफेयर वाले योग होते हैं वो वैसे ही होते हैं जैसे मोबाइल ऐप्स बैकग्राउंड में चल रही होती हैं, साइलेंट पर रेडी। ट्रिगर तब मिलता है जब दशा या ट्रांजिट उन्हें ऑन कर देता है। जैसे ही राहु वीनस या मून राहु जैसी दशा शुरू होती है या वीनस आपके 5वें या 12वें भाव से ट्रांजिट कर रहा हो तो इमोशनल या फिजिकल क्रेविंग अचानक से हाई हो जाती है, जैसे अंदर कोई अनसीन स्विच ऑन हो गया हो। उस समय इंसान ज़्यादा वल्नरेबल फील करता है और बस एक छोटी सी बात, एक इमोशनल मोमेंट या एक अनएक्सपेक्टेड कॉम्प्लीमेंट भी पूरी कहानी शुरू कर देता है। यही वो टाइम होता है जब लोग कहते हैं मुझे पता था ये ठीक नहीं है फिर भी मैं रुक नहीं पाया। इसीलिए एस्ट्रोलॉजी कहती है योग इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उनका टाइम कैसे चालू होता है वो और भी ज़्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि गलत समय पे सब कुछ सही होकर भी गलत लगने लगता है और सही समय पे इंसान अपने इमोशंस को मास्टर भी कर सकता है।
हर इंसान के अंदर इमोशंस होते हैं। कई बार वो इमोशंस गलत दिशा में निकल जाते हैं। ऑनेस्टली, जब कोई व्यक्ति ऐसे योगों के फेज से गुजरता है या ऐसे इमोशनल सिचुएशंस में पड़ता है तो उसे तुरंत जज करना सही अप्रोच नहीं होती। हमें समझना चाहिए कि शायद उस इंसान को खुद भी नहीं पता होता कि ये सब उसके साथ क्यों हो रहा है। ऐसे लोग अक्सर अपने डिसीजंस को लेकर रिग्रेट फील करते हैं, पर उनके अंदर एक कन्फ्यूजन होता है जिसका रूट इमोशनल होता है या ग्रह दशाओं से जुड़ा हुआ। इसलिए एस्ट्रोलॉजी का रोल यहीं पे आता है, ना केवल फ्यूचर बताने के लिए बल्कि इंसान को उसके पैटर्न्स, रिएक्शंस और इमोशनल ट्रिगर्स समझाने के लिए। जब आप अपनी कुंडली की मदद से अपना इनर पैटर्न समझने लगते हैं तब आप अवेयरनेस के साथ चूज कर पाते हैं, रिएक्ट नहीं करते, रिग्रेट नहीं करते। और इसी अवेयरनेस के साथ अब ज़रूरत होती है एक बैलेंस बनाने की, जिसे हम रेमेडीज़ के थ्रू अचीव कर सकते हैं। देखिए, इमोशनल रेमेडीज़ अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पर कुछ सिचुएशंस में जब योग स्ट्रांग हो और दशा भी एक्टिव हो तब पूजा या मंत्र जैसे शास्त्रीय उपाय एक इनर रीसेट जैसे काम करते हैं। इनका मतलब ये नहीं कि कुछ मैजिकल हो जाएगा, लेकिन जब आप बार बार एक ही इमोशनल पैटर्न में फंस रहे हों तब कुछ चीज़ें अंदर से तोड़ने के लिए थोड़ा स्पिरिचुअल सपोर्ट लेना भी ज़रूरी हो जाता है। अगर शुक्र एक्टिव है और आप बार बार इमोशनल या फिजिकल क्रेविंग महसूस कर रहे हों या रिश्ते में थ्रिल और नयापन चाहिए तो ये शुक्र की इम्बैलेंस का संकेत हो सकता है। आप घर पर ओम द्राम द्रीम द्रौं स शुक्राय नमः मंत्र का 108 बार डेली जाप शुरू करें। इसके अलावा अगर पैटर्न ज़्यादा इंटेंस हो तो आप लक्ष्मी नारायण पूजा या शुक्र ग्रह शांति अनुष्ठान ज़रूर करवाएं। और अगर शुक्र राहु से जुड़ा हो तो दुर्गा सप्तशती का पाठ बहुत इफ़ेक्टिव होता है। वो आपके अंदर के अट्रैक्शन और इल्यूज़न दोनों को शांत करता है। अगर आप छोटी छोटी बातों पर हर्ट हो जाते हैं या हर किसी से इमोशनल कनेक्शन ढूंढने लगते हैं तो हो सकता है चंद्र डिस्टर्ब हो। ऐसे में सोमवार को ओम सोम सोमाय नमः का 108 बार जाप करें और रात में चांद के नीचे बिना फ़ोन के थोड़ा वक्त बिताएं। इमोशनल क्लैरिटी लाने के लिए ये सिंपल स्टेप्स काफ़ी स्ट्रांग होते हैं। और अगर मून का इफ़ेक्ट ज़्यादा अनस्टेबल हो रहा हो तो आप रुद्राभिषेक करवाएं, क्योंकि शिव ही चंद्र को अपने मस्तक पर धारण करके स्थिरता देते हैं। अगर आप बिना रीज़न किसी अट्रैक्शन के पीछे खिंच रहे हैं या बार बार सीक्रेट या कंफ्यूजिंग रिश्ते में फंस जा रहे हैं तो ये राहु का प्रभाव हो सकता है। ऐसे में रोज़ ओम भ्राम ब्रीम ब्रौम स राहवे नमः का जाप करें। ये धीरे धीरे इल्यूजन और इमोशनल फॉग को क्लियर करता है। और अगर पैटर्न डीप हो तो आप शत चंडी पाठ करवाएं। ये राहु के ट्रैप से बाहर निकलने में बहुत मदद करता है। और अगर 5वें या 12वें हाउस से पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा हो, अगर आप बार बार सेम इमोशनल मिस्टेक या सेम टाइप के रिश्ते में फंस जा रहे हो और आपकी कुंडली में 5वें या 12वें हाउस से संबंधित योग बन रहे हों तो ये सिर्फ हैबिट नहीं, डीप कर्मिक पैटर्न का संकेत भी हो सकता है। ऐसे में सिर्फ जर्नलिंग या अवेयरनेस से काम पूरा नहीं होता। रोजाना 21 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप शुरू कीजिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे। ये मंत्र आपके अंदर की क्लैरिटी, कंट्रोल और इमोशनल स्ट्रेंथ ग्रेजुअली वापस लाता है। और अगर ये पैटर्न ज़्यादा पुराना या रिपीट हो रहा हो तो आप महामृत्युंजय अनुष्ठान या नवग्रह शांति पूजा भी करवा सकते हैं। ये पूजा आपके अंदर के कर्मिक इम्बैलेंस को ग्रहों के माध्यम से शांत करती है, ताकि आप हर बार उसी जोन में वापस न चले जाएं जहां से निकलने की कोशिश कर रहे थे। देखिए, रेमेडीज का असली काम होता है आपके ग्रहों और इमोशंस के बीच एक डायलॉग वापस शुरू करना। आप सिर्फ पूजा नहीं कर रहे, आप अपने अंदर के कंफ्यूज्ड जोन को एक स्पिरिचुअल लैंग्वेज में आंसर दे रहे हो। और जब ग्रह शांत हो जाते हैं तब आप सिर्फ रिश्ते नहीं, खुद के डिसीजन भी क्लैरिटी से देख पाते हो। देखिए, कुंडली किसी को जज नहीं करती, बस आईना दिखाती है। अब वो आईने में क्या दिख रहा है और आप उससे क्या सीखते हो, ये आप पर डिपेंड करता है। और अगर सीख आ गई तो योग चाहे जैसा हो, जिंदगी आप संभाल लोगे।
अगर लगा कि वीडियो ने कुछ नया सोचने पे मजबूर किया तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपने दिल की बात सुनते रहिए और रिश्ते थोड़ा और समझदारी से जिए।